नमस्कार साथियों, मैं विवेक यादव, जीआईसी लेक्चरर। आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है वो बेसिकली जो एलटी विज्ञान की भर्ती है, हमारी जीआईसी एलटी विज्ञान की भर्ती है, उसमें रसायन विज्ञान वाला पार्ट जो है, आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है, वो एक्चुअली में कितना सिलेबस दिया हुआ है, कहाँ से करना है, कौन सी किताब फॉलो करनी है, किस लेवल तक करना है। तो ये एक ओवरव्यू, जैसा कि मैंने लेक्चरार पे बनाया था इसी तरह का एक वीडियो, बहुत डिमांड आई कि सर एलटी का बनाइए, एलटी का बनाइए इस तरह। तो इसी पे एलटी पे जो बातें होंगी आपकी तैयारी के लिए, आज से 2 महीने बाकी हैं और इन 2 महीनों में आपका आता है कि सर 2 महीने में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर आप 2 महीने में भी स्टार्ट करेंगे और हर दिन 8 से 9 घंटे, 7 से 8 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो संभव है आप ये करके जाओगे, आप ये एग्जाम निकाल के जाओगे। तो केमिस्ट्री सेक्शन में 2 पार्ट आने वाला है एलटी विज्ञान में, जिन्होंने लिया होगा, एक फिजिक्स होंगे और एक केमिस्ट्री होंगे, और दोनों के लगभग 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 60 क्वेश्चंस। इस तरीके से देखा जाए तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट जो हैं, जिसमें ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और फिजिकल है। हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलते हैं कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन। इनमें सबसे मान के चलो 20-20 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और कट ऑफ की बात करोगे तो आपको 150 में लगभग 110 प्लस रहना ही पड़ेगा। 150 है एलटी में, 150 है, ठीक। हाँ, एलटी में 120 आपका सब्जेक्ट है, 30 जीएस है, तो आप मान के चलिए कि आपको कट ऑफ 100 प्लस मान के ही चलिए प्री का, 100, 105, 110। तो इस तरीके से केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चंस आपके सामने, केमिस्ट्री से 60 क्वेश्चंस एग्जाम में आपके सामने रहेंगे। तो कैसे अप्रोच करोगे, ध्यान से देखो। आपका जो ऑर्गेनिक दिया हुआ है, देखो पहली बार जब सिलेबस करोगे तो किस तरह करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आता। उसका रीजन है आप आधा अधूरा टॉपिक करते हो, बीच बीच से करते हो। किसी भी टॉपिक को एक पॉइंट से स्टार्ट करके एक पॉइंट तक खत्म करना, ये काम आप नहीं करते हो। आप बीच बीच में चलते हो, बीच बीच में दूसरा टॉपिक उठा लेते हो। पहली बार में समय लगेगा और ये सारे टॉपिक करने में ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए आप 40 से 50 दिन, उससे ज्यादा नहीं। बहुत सारे बच्चों को जल्दीबाजी रहती है, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए। बहुत सारे बच्चों को जल्दीबाजी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए सर। हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए जो आपका एग्जाम के जस्ट पहले कराया जाता है डेमो में, क्या कराते हैं उसको, एमसीक्यूज कराते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। लेकिन मॉक टेस्ट के लिए क्या आप तैयार हो? अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है एलटी के लिए, तो हमारे पास कई वर्ग हैं। एलटी के लिए हमारा वो वर्ग भी है जो टीचिंग कर रहा था, एलटी के लिए हमारे पास वो वर्ग है जो कभी 5-6 महीने हो गए छोड़े, 5-6 साल हो गए चीजों को छोड़े हुए। एलटी के लिए सभी टाइप के बच्चों ने एग्जाम को भरा है, ठीक है। तो सभी को देखते हुए मैं एक जनरल बात यहाँ ये करने जा रहा हूँ कि आपका जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, यहाँ से शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक में देखो कितने पार्ट दिया है, 7 पार्ट दिया है, 7 पार्ट। 7 पार्ट देख लिया जाए तो अगर 20 क्वेश्चन है तो हर पार्ट से मान के चलिए कि 3-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन मैकेनिज्म, कुछ नेम रिएक्शन है 8-10 दी हुई है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर है, आइसोमेरिज्म है और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें सवाल किस तरीके के बनेंगे, आप ध्यान से देखो सवाल किस तरीके के बनेंगे। जैसे जीओसी की जब बात करते हो, जीओसी के तो मेरे लेक्चर्स भी चल रहे हैं, मेरे वीडियो पे जीओसी के लेक्चर्स भी चल रहे हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि मैक्सिमम सवाल किस तरीके का पूछेगा वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम किस तरीके का पूछेगा वो भी मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपका बेसिक तो कवर हो ही जाएगा, मैक्सिमम कहां तक एग्जामिनर जा सकता है वो कवर हो जाता है। एलटी के लिए खास करके, प्रवक्ता के लिए भी जीओसी की जो मेरी वीडियोस है वो हेल्प करेंगी, वो इनफ है, उसी में से सवाल आने वाले हैं, ठीक। तो जो जीओसी है इसमें सबसे पहले आप काम करो, देखो आप ये सब बहाने हैं कि सर बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत कुछ, आप एक ऑर्गेनाइज काम करोगे ना, तो सबसे पहले आप इंडक्टिव बुक भी अभी मैं बताऊंगा, इंडक्टिव पे काम करो, रेजोनेंस पे काम करो, एरोमेटिसिटी पे काम करो, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट पे काम करो, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट पे नाम मैं बोल दे रहा हूँ या लिखते जा रहा हूँ। इसके बाद आप थोड़ा सा काम एसिड बेस केमिस्ट्री पे करो, एसिड बेस केमिस्ट्री टॉपिक बता दिया मैंने, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद आप इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक ही लेक्चर में पता चल जाता है क्या है, ठीक है। और इसके जस्ट बाद आप थोड़ा सा काम इंटरमीडिएट पे करो। ये आपका 3 ही क्वेश्चन नहीं, ये पूरा टॉपिक जितना मैंने बता दिया, इंटरमीडिएट में कार्बन, एनायन, एनायन, फ्री रेडिकल, 3 तो बेसिक बेसिक मेन करो ही करो। इतना पार्ट आपको कम से कम 5 क्वेश्चन देगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, और करना किस लेवल का है,
बहुत हाई फाई लेवल का नहीं करना है आपको, 11-12 लेवल मैक्सिमम। प्रदीप की बुक आप उठा लीजिए, एबीसी की बुक उठा लीजिए, ठीक है। लैंग्वेज के लिए एनसीईआरटी एक बार अंडर रीड कर लीजिए। बाकी जो रेफरेंस बुक्स है उसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा लिखी होती है, आप उसमें सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो कि कितना लिखूं मैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी जो मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत हेल्प करेगी। कम लिखना है, इफेक्टिव लिखना है, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए, ठीक। रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म आपके ध्यान से देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें मेंशन्ड है, आपका सिलेबस मेरे पास है, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म मेंशन्ड है। SN1 और SN2 मतलब 12th का पहला चैप्टर, SN1 और SN2 कौन सी बुक से करोगे? सिंपल कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, प्रदीप उठा लो। SN1 SN2 जब आप करते हो, जब SN1 SN2 आप करोगे तो बीच में कार्बोकेटायन आएगा। कार्बोकेटायन आपने पहले ही कर रखे हैं, कार्बोकेटायन कौन सा स्थायी होता है, कौन, देखो जो जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ उसी टॉपिक से सवाल भी आएगा कि कार्बोकेटायन में कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटायन आ गया तो, या फिर आपका बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस इन्वॉल्व करके कार्बोकेटायन आ गया तो आपको ना ये इसी पे कमांड करना है। इसीलिए मैंने बोला इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी थोड़ा सा काम रीअरेंजमेंट में भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एलटी ग्रेड में रीअरेंजमेंट से सवाल आएगा। और हाइपर कंजुगेशन भी दिया हुआ है, हाइपर कंजुगेशन से सवाल एक बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हाइपर कंजुगेशन की 2 ही कंडीशन है, एक बार देख लोगे, 20 मिनट देख लोगे हाइपर कंजुगेशन कैसे एल्कीन के स्टेबिलिटी को बताने में मदद करता है, बस हो गया। उसी से सवाल आएगा कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। डेफिनेशन तो जाननी है, एप्लीकेशन भी जानना है उसके साथ, ठीक है। तो ये इस तरीके के सवाल बनने वाले हैं। देखो SN1 SN2 लिख दिया, मैक्सिमम 12th लेवल, उससे ज्यादा नहीं करो, उससे ज्यादा नहीं करो। अब 12th लेवल के लिए कहां से करोगे? बुक करो, बुक से नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत साल हो गया छोड़े, किसी का यूट्यूब पे डाल दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्लेलिस्ट खोल लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। कम पढ़ना, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, कितना पढ़ना है यही इंपॉर्टेंट है इसमें। बहुत ज्यादा पढ़ के वहां पे गड़बड़ करके आ जाओगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितना एनसीईआरटी में दिया है कि भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इसेंशियल्स कंडीशन क्या है, उस कंडीशंस के दौरान इंटरमीडिएट क्या क्या बनता है, क्या क्या सॉल्वेंट इफेक्ट होना चाहिए, कैसे कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या होता है। इनफ, मोटा मोटा काम ही करके जाना है, ठीक। एलिमिनेशन रिएक्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, जैसे ही लिख दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन आ गया, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन आ गया। तो एल्कीन की जितनी भी एडिशन वाली रिएक्शंस हैं वो सारी रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आ गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आ गया। तो ये 4-5 हेडिंगें मोटी मोटी सी आ गई, इनसे सवाल बनेगा। तो यहाँ पे आपको बस अपना बात है ना, अपना कंटेंट, अपना सिलेबस डिफाइंड करने की, और उसके लिए आप एक एक बार ना पॉइंट वाइज चीजें लिख दो। मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, सब कुछ लिख नहीं सकता हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ, ठीक। इसके बाद बोल दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आ गया, ये कीटोन वाले चैप्टर में जाना है आपको। एनसीईआरटी के कीटोन वाले चैप्टर में जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, जैसे देखो ये कीटोन होता है ना, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो किस तरीके का न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है, कैसे वो कन्वर्ट होगा OH में, मतलब यहाँ रिडक्शन रिएक्शन भी आ गया, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी आ गया, ग्रिग्नार्ड भी यहाँ आ गया। ग्रिग्नार्ड लिखा नहीं है बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ग्रिग्नार्ड आ गया। तो आप जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है कहां से कवर करोगे? मोटा मोटा जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पढ़ने को देखो बहुत ज्यादा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बट जब लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हो, जब नेट का एग्जाम दे रहे हो, तब एलटी के लिए सबसे बड़ी बहादुरी की बात यही है कि हम अपने सिलेबस को कैसे फिल्टर करें। क्योंकि आप सभी लोग ऐसे जोन में हो जहाँ पे, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो मैं इतनी आसानी से बता पा रहा हूँ चीजों को, जो लेक्चरर वाले लोग हैं वो भी टच में है सब्जेक्ट के, वो भी कर लेते हैं, बट एलटी के बच्चों से केमिस्ट्री काफी टाइम हो गया है छूटे। तो आप एक स्मार्ट तैयारी करके जाओ कि कम से कम जहां से सवाल आना है एग्जैक्टली वही पढ़ के जाओ, तभी बात बनेगी। बहुत ज्यादा पढ़ के वहां आप चीजें याद नहीं रख पाओगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन लिख दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कोई डाउट नहीं है, इनके 3 पन्ने हैं। बेंजीन रिंग को समझना है कि बेंजीन रिंग कैसे न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन रिंग पे जब कोई ग्रुप लगा देते हो तो आर्थो मेटा पैरा पोजीशंस क्या है, और बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं करता, एक कंडीशन में करता भी है, ध्यान से देखो, फिनॉल की प्रिपरेशन है वो,
जनरली बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन रागी योगात्मक अभिक्रिया होगी। इलेक्ट्रॉन रागी योगात्मक अभिक्रिया के दौरान ये मेंस में सवाल आएगा, डन है, फिक्स है कि बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलटी के मेंस में सवाल आएगा। मैं आपको इस चीज को दूंगा लिखने को अभी मेंस की जब तैयारी करवाऊंगा कि इसकी जब आप मैकेनिज्म करोगे तो बीच में जो एरेनियम कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसे अस्थायी है, क्या आपको रेजोनेंस अप्लाई करना आ रहा है, क्या आपको डायग्राम बनाने आ रहा है, क्या आपका पेन चल रहा है, ये जरूर आएगा। जब रिंग पे कोई ग्रुप लगाते हो मेसोमेरिक इफेक्ट अगर आपको आता है तो आप समझ जाओगे एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, आर्थोपैरा डायरेक्टर क्या होता है, मेटा डायरेक्टर क्या होता है। ये पूरा 11th में है, बिल्कुल दूसरी बुक का बिल्कुल लास्ट। जिनको ज्यादा नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी 11th की दूसरी बुक बिल्कुल लास्ट चैप्टर, लास्ट वाले 10 पन्ने बिल्कुल लास्ट में बेंजीन दिया है, वहां से इसको कवर करिए आप। उतना ही इनफ है, उतना ही आपको समझ में आ जाएगा, उतना ही इनफ है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन कैसे रिंग को डीएक्टिवेट करता है, ये एक सवाल बड़ा फेमस है, क्यों ये आप जब देखोगे आप पढ़ोगे तो चीजें इसी तरह दी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है आपको सिलेबस से। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी जीओसी पे ही लटका पढ़ा हूँ, अभी मैं रेजोनेंस ही पढ़ा रहा हूँ, मेसोमेरिक शायद लास्ट क्लास पढ़ाई थी मैंने, अभी मैं एरोमेटिसिटी की क्लास लेके आऊंगा, इसके बाद जस्ट यही स्टार्ट हो जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। जितना मैं कराऊंगा एलटी के लिए बेस्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करेंगे तो बातें बन जाएंगी। नेम रिएक्शन, अब नेम रिएक्शन आपको सीखनी पड़ेगी, कई बच्चों की परेशानी है नेम रिएक्शन कैसे करें। देखो इसीलिए मैं कहता हूं पहले बेसिक्स पे काम करो। आप हल्ला मचाए हो, हल्ला मचाए हो, आपसे बातें बन नहीं रही हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको डर आ रहा है, आप इतना ग्रुप पे इधर उधर की बातें कर रहे हो यार, जब तक जीओसी समझ नहीं आएगी, जब तक रेजोनेंस नहीं समझोगे, मेजरमेंट नहीं समझोगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही नहीं होगी, न्यूक्लियोफाइल समझ में नहीं आएगा, कौन है न्यूक्लियोफाइल, कौन है इलेक्ट्रोफाइल। और हर रिएक्शन मैकेनिज्म में, हर रिएक्शन में दो ही चीज ढूंढनी होती है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल क्या कौन है, वाटर का क्या रोल है, वर्कअप का क्या रोल है, बस यही समझना होता है, कैसे प्लस और माइनस का इंटरेक्शन होगा, यही चीजें चलती हैं। तो जब आप एल्डोल पढ़ते हो तो आपको ये समझना है एल्डोल कहाँ पे होगी, किस तरीके के रिएक्शंस में होगा, ऐसे कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कैसे वो बेस की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में कैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइन बनाएंगे या कार्बोनाइन बनाएंगे, रिएक्शंस कैसे दूसरे मॉलिक्यूल पे एज अटैक कैसे होगा, यही है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनता है। आपको प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए, आपको रिएक्टेंट मालूम होना चाहिए, आपको रिएक्शंस के स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मालूम होने चाहिए, यही एग्जाम में लिख के आओगे। मेंस की तैयारी भी ऐसी होती है, मेंस की तैयारी कहीं अलग से नहीं करवाएंगे, प्री अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो मेंस का तैयारी हो रहा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है भाई। कैनिजारो, परकिन, बेंजाइन, आरटी, रीमन, टीमन, हाफमैन, ब्रोमाइड, नोवेंजल, माइकल एडिशन, इसमें से तो 7 रिएक्शन 5 रिएक्शन एनसीईआरटी में एज इट इज दी हुई है, चूंकि इसमें लिखा है नेम रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, इसलिए आपको इन जितनी भी रिएक्शन दी हुई है 10, इन 10 की मैकेनिज्म पे भी एक झलक मारनी है मोटी मोटी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 3-4 स्टेप ही हर रिएक्शन में होते हैं, इस पे काम करना है। 3 क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला है। कार्बोहाइड्रेट, इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ मेंशन करूंगा 12th का लेवल, सिर्फ और सिर्फ 11th-12th की रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी। कार्बोहाइड्रेट में इसने दिया हुआ है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मीटर रोटेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोई 12th की प्रदीप की बुक, 12th की एलटी क्रैक करना चाहते हो कोई एबीसी प्रदीप की बुक उठा लो, सिलेबस जो दिया है उसको फिल्टर आउट कर करके अंडरलाइन करके एक अपना खुद का नोट्स बनाना, वही एग्जाम में ले जाके परफॉर्म करना है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। आइसोमेरिज्म के लिए ये आपको आरएस और इजेड कोई बुक से नहीं, यूट्यूब पे किसी का लेक्चर पकड़िए, ये जो नीट के लिए पढ़ाते हैं, नीट कोचिंग के लिए पढ़ाते हैं, उनको आरएस और इजेड के लिए, आरएस नॉमेनक्लेचर, इजेड आइसोमेरिज्म का बेसिक समझने के लिए 3 लेक्चर में हो जाएगा, 1.5 घंटे में ये पूरा पार्ट हो जाएगा। आप वहां से जाके नंबरिंग सीखिए, गोल्डन रूल क्या है, कैसे 1 2 3 4 नंबरिंग देते हैं, क्लॉकवाइज कैसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाते हैं, ये टफ नहीं है, कर सकते हो, इच्छा शक्ति होगी तो कर सकते हो, कहने को तो टफ बहुत है, लेकिन आरएस स्टीरियो आइसोमर्स का मेरा एक लेक्चर 1.5 घंटे का होगा अगर, तो 1.5 घंटे में सारी बातें कवर हो जाएंगी, कम दिया हुआ है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी 11th-12th में कहीं नहीं दिया हुआ है, आपको ये इसके लिए बुक उठानी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की कोई भी बुक उठानी पड़ेगी जिसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक दिया है, तो आप बुक मत उठाओ, बुक के लिए तो ठीक है, मेरे पीडीएफ है, मेरे अगर चैनल पे हो तो पीडीएफ जो हम लोगों के कोचिंग्स के, डिफरेंट कोचिंग्स के हैं, उनका एक पीडीएफ कम से कम 5 पन्ने का पीडीएफ है, उसको सर्कुलेट कर देंगे और फॉलोड बाय एक यूट्यूब का लेक्चर उसी लिंक में डाल देंगे,
जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है उस पे यूट्यूब का लेक्चर की ये वाली वीडियो देख लो, इसमें जितना बताया है ऑक्सोक्रोम क्या है, हाइपरशिफ्ट क्या है, बैथोशिफ्ट क्या है, वो बातें वहां से कर लो। स्मार्ट तरीके से करना है तो बुक से खुद कवर नहीं होता, कोई गाइड कर देता है तो बुक भी समझ में आती है। तो ये तो बात रही ऑर्गेनिक की। अब ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक पे आते हैं। मैं पहले कहता हूं पहले ऑर्गेनिक मत उठाइए, पहले हमेशा इनऑर्गेनिक उठाइए। इनऑर्गेनिक पे 3 चैप्टर करिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। इन तीनों चैप्टर को करने के बाद किया करिए ऑर्गेनिक, क्योंकि ये आपको समझ डेवलप करते हैं। ये आपको बताते हैं ऑर्बिटल क्या है, ओवरलैपिंग क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, कितनी एटम से रिलेटेड कितनी प्रॉपर्टीज जाननी जरूरी होती है, आयनन विभव क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सारा कुछ यहाँ से। कैसे रेडियस वेरी करती है, जेड इफेक्टिव क्या है, सारा कुछ यहाँ से। केमिकल बॉन्डिंग में आप सीखोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सिलेबस भी वही डिफाइंड किया है जो बेसिक बनाने के लिए जरूरी है। सिलेबस में कहीं फालतू बात नहीं किया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चर्चा की है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें ऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगी, कई जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ऑर्गेनिक में जरूरत पड़ती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चर्चा कर दिया। उसने फालतू कोई चीज नहीं उठाया। इवन केमिकल बॉन्डिंग में से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डायपोल मूवमेंट, ये सब भी नहीं उठाया। केमिकल बॉन्डिंग में सीधा लिखा है आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सबसे स्कोरिंग होगा, सारे बच्चे लगभग इसको अप्रोच करके जाएंगे, लेकिन प्री में तो सारे इसको अप्रोच कर लेंगे, लेकिन मेंस में अंतर आ जाएगा। मैंने एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है आपको, सिर्फ एक SN1 और SN2। जाके आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा लिखने का पैटर्न कैसा होता है, और कैसे मेरे पास लगभग 40-50 बच्चों ने लिख के मेंस की आंसर शीट भेजी, लेकिन उन 40-50 में सही से मार्क्स देने वाले, सिलेक्शन लेने वाले सिर्फ 4-5 लोग ही थे। बाकी सारे आंसर्स जनरल थे, जिनको आसानी से डिस्कार्ड किया जा सकता था, आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता था। तो प्री में तो बात बन जाएगी, लेकिन मेंस में किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है मेंस में किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करोगे। उसके लिए ना एक बार जो सिलेबस में दिया है सारी चीजों को प्रॉपर करना होगा। अभी मेरी वीडियोस बहुत कम गई है, लेकिन जितनी गई अगर आप उसको एग्जैक्टली फॉलो करोगे तो लास्ट तक आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। मैं मेंस को ध्यान में रख के ही पढ़ा रहा हूँ, और MCQs क्वेश्चंस इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मैंने उतना कंटेंट आपको दिया नहीं है, और चूंकि तैयारी एक तरीके से होती है, मुझे व्यूज बढ़ाने के लिए अभी धीरे धीरे चीजों को, बिल्कुल व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, कुछ कुछ पढ़ा पा रहा हूँ तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ। और आई होप आप अगर थोड़ा भी सेंसिटिव हो, थोड़ा सा क्रिएटिव हो, थोड़ा सा सेंस में हो, समझदार हो, तो आपको मेरी जितनी मदद कर पा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है, इनफ है। अब देखो, ये जो फिजिकल वाला पार्ट है बहुत स्टैटिक पार्ट है, और मैं सबसे आपको कहने जा रहा हूँ सबसे इजी पार्ट आपके लिए है, सबसे लेस वेरिएशन है, लेस वेरिएशन सबसे इजी पार्ट है। फिजिकल वाला सबसे इजी पार्ट है, सबसे कम वेरिएशंस है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए चैप्टर देखोगे NCERT क्लास 11। मैं कहूंगा NCERT डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, फिर से कहूंगा नीट के 5 लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं इस पे, किसी भी कोचिंग में उससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, N1V2 N2V2 लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे लगाया जाता है, बस इतना ही है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के लिए आप किसी का लेक्चर, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आप पहली बार मेंस कर रहे हो ना तो थोड़ा डिटेल में करो, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। तो मैं हमेशा बोला E2 के लेक्चर देख लो, थोड़े से लंबे लेक्चर्स हैं, लेकिन एक बार देख लोगे तो काफी मदद मिलेगी। E2 में केमिस्ट्री का लेक्चर, कोई भी कोटा की कोचिंग्स होती है, कोई ना प्रिंस सर कोई ना कोई पढ़ाया है, फिजिकल नवीन खत्री, कई लोग पढ़ाते हैं, आप उसको जाके यहाँ से कवर करो, ठीक। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद रेडियो एक्टिविटी में बोलूंगा सबसे लास्ट में देखना, सबसे लास्ट में देखना, इसमें डिफाइंड है क्या पढ़ना है। आप केमिकल काइनेटिक्स थर्मो इक्विलिब्रियम पे काम करो, केमिकल काइनेटिक्स थर्मो इक्विलिब्रियम। अब देखो इसमें चीजें दी हुई हैं, काइनेटिक्स में भी दी हुई हैं कि काइनेटिक्स में आपको मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ जीरो, फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर कैटालिटिक रिएक्शंस, 12th ओनली 12th की रेफरेंस बुक फॉलोड बाय यूट्यूब के लेक्चर्स। अगर आपने कहीं पेड बैच ले रखा है तो वो बेहतर है। लेक्चर्स किसके करोगे, आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे कमेंट में ये चीज डालो, मैं आपको लेक्चर्स भी सजेस्ट कर दूंगा कि इस इंसान के लेक्चर सबसे कॉन्साइज है,
सबसे अच्छे हैं, सबसे बेहतर है, एग्जाम ओरिएंटेटेड है, फालतू की बातें कम की गई हैं, तो आप वहां से कर सकते हो। ठीक, मेरे लेक्चर तक अगर वेट कर सको, मेरा लेक्चर कब आएगा पता नहीं, मैं भी अभी नहीं श्योर हूँ कि कब आपको मैं फिजिकल पे आऊंगा, अभी तो ऑर्गेनिक करा रहा हूँ। चीजें सब कुछ ठीक होती गई तो पैरेलल में मैं फिजिकल भी स्टार्ट कर दूंगा। चैनल से जुड़े रहिए। ये है कि मैं एग्जाम के पहले इस सबको टच कर दूंगा, सबको कर दूंगा मैं। ठीक है, एग्जाम के पहले, कब तक पता नहीं। कैनेटिक्स में सिर्फ थर्मो में भी उसने सीधा सीधा 11-12 मेंशन किया हुआ है, उससे ज्यादा है नहीं। फर्स्ट ऑर्डर इंथैल्पी, सीपी सीवी, सीपी सीवी में रिलेशन, तो ये ना चीजें बड़ा मतलब एलटी के लिए तो आप फालतू हल्ला मचाए हो, चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से उसने डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है कि आपको यही पढ़ना है। आपको इंथैल्पी समझना है, फर्स्ट लॉ समझना है, आपको सीपी समझना है क्या है, सीवी की इक्वेशन समझनी है, सीपी की इक्वेशन समझनी है, दोनों में रिलेशन समझना है, आरटी डेल्टी की पावर एन, तो डेल्टा एन क्या है, कैसे कैलकुलेट करने हैं, कुछ एक रिएक्शंस पे अप्लाई करना है। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल के सवाल है, सिर्फ जो यूपी बोर्ड में सवाल आते हैं उस लेवल का सवाल है, उससे ज्यादा नहीं। लेवल होगा यूपी बोर्ड का सवाल, यूपी बोर्ड के जैसे सीबीएसई या यूपी बोर्ड में जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना बेसिक बेसिक, या फिर प्रदीप में जैसे इंटरेस्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं, या फिर लेवल ए के, लेवल बी के, लेवल सी के क्वेश्चन दिए होते हैं। मैं बोलता हूँ नीट और जेई पे नहीं जाना है हमको, लेवल 1 वाले, लेवल 2 वाले सवाल करने हैं। ये इतना ही हमारा लेवल है इसका। इक्विलिब्रियम में भी चीजें बड़ी फिक्स सी हैं। ली चैटलियर से सवाल बहुत आने वाला है। इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर पूरा अच्छे से पढ़ जाना है। ली चैटलियर प्रिंसिपल दिया भी होगा। केपी, हाँ, ली चैटलियर लॉ ऑफ मास एक्शन बनाने भी आपको सीखना है। लॉ ऑफ मास एक्शन का तो आपको डेरिवेशन भी कर लेना, मेंस में आ सकता है। ली चैटलियर मेंस में फुल आएगा, फिक्स है, आएगा आएगा ली चैटलियर आएगा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, उसमें केपीकेसी निकालना, केपीकेसी नॉर्मल भी निकालना और अल्फा का यूज करके भी निकालना। ठीक है, ये इतना सा सिलेबस है केमिकल इक्विलिब्रियम का। और आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस होगा, बिल्कुल सारे एसिड बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तीन ही चीज है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब सारी चीजें। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है और केडब्ल्यू है, और बफर सोल्यूशन का पीएच। 4 टॉपिक है आयनिक में। कहां से पढ़ोगे, खुद से कर नहीं पाओगे। मैं कहूंगा एनसीईआरटी, मैं कहूंगा रेफरेंस बुक, खुद से नहीं कर पाओगे ये चीज। आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट खुद से नहीं कर पाओगे। एलटी में बहुत लंबे टाइम से अगर आपने छोड़ा है तो आपको किसी गाइड की मदद लेनी पड़ेगी, किसी भी नीट पढ़ाने वाले या 11-12 पढ़ाने वाले, जो 11-12 की ढंग की कोचिंग है। ढंग की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो नोट्स बनवाते हैं, जो चीजों को बस लिखवाते हैं, मगअप करवाते हैं, तो 11-12 का बच्चा पागल बनता फिरता रहता है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो थोड़ा समझाते भी हैं चीजों को कि केडब्ल्यू क्या होता है। केडब्ल्यू ही बच्चों को समझ में नहीं आता, ये क्या है, केडब्ल्यू क्या है। ठीक है, तो केडब्ल्यू कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पीएच क्या है, पीएच कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इतना कॉन्सेप्चुअली जो समझाते हैं टीचर्स वो कम है, कम प्लेटफॉर्म ऐसे हैं। यूपी बोर्ड के खास करके जो बोर्ड की क्लासेस हैं वो लिखना सिखवाते हैं, नोट्स बनवाते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आपको यहाँ गाइड की जरूरत पड़ेगी, और उस गाइड के लिए आप कोई भी नीट पढ़ाने वाले बच्चे, सॉरी, टीचर की क्लास ले सकते हो, और मेरी क्लास तक अगर इंतजार कर सकते हो तो बिल्कुल करो। अब ये तो था सिलेबस की बात। अब बात आते हैं एलटी में समस्या कहाँ आ रही है। एलटी में समस्या आ रही है बच्चों को कि सर एग्जाम में लेवल किस तरीके रहेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि देखो हमको ए बी पढ़ना है, सी डी पे नहीं जाना है। ठीक है, ए बी ही पढ़ना है। मतलब सपोज आप केमिकल बॉन्डिंग ले लिए, तो केमिकल बॉन्डिंग में शेप ऑफ मॉलिक्यूल लिख दिया, तो आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल में कुछ ना लिमिटेड मॉलिक्यूल्स पे ही बात करिए। जैसे मीथेन पे बात कर लिया, अमोनिया पे बात कर लिया, SF4 पे कर लिया, BrF3 पे कर लिया, ठीक है, SF2 पे कर लिया। जो रेगुलर छोटे छोटे एग्जाम्स में आते हैं उन्हीं को करिए, बहुत हाई फाई चीजों को नहीं उठाना है कि आप OCl2 में चले गए, बॉन्ड एंगल कंपेयर कर रहे हो, लोन पेयर रिपल्सन की बात कर रहे हो, वो सब यहाँ नहीं आएगा, वो सब कुछ यहाँ नहीं आएगा। तो आप जितना सिंपल बने रहोगे, जितना बेसिक बेसिक चीजों पे कमांड करोगे, वो बेसिक बेसिक चीजें ही यहाँ पे आएंगी। सपोज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से है, तो बेसिक बेसिक इलेक्ट्रोफाइल आपको मालूम होने चाहिए। अब कोई बैक बॉन्डिंग वाला लगा दोगे कि बैक बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूल डाल दोगे, नहीं आएगा, एलटी में नहीं आएगा वो। अब बात को समझिए कि झगड़ा कर रहे हो BF3 इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, लड़ाई चल रही, BCl3 क्या इलेक्ट्रोफाइल है। अरे इतना टिपिकल चीजें नहीं आएंगी। आप देखता हूँ मैं चैनल पे भी लड़ाई करते रहते हो
कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेके अपना दिमाग खराब करते रहते हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेके लड़ते रहते हो 10-5 लोग, जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट ही नहीं है, नहीं आएगा भाई। यहाँ पे ना आप समझो 2 महीने में जितनी सिंपल रह के जितना बेसिक बेसिक चीजों की तैयारी करोगे, एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, एलटी में खास करके। यही प्रवक्ता में भी होता है, प्रवक्ता में भी आप पढ़ के बहुत कुछ जाते हो, एग्जाम में आता बड़ा आसान आसान चीज है, सिंपल आता है। कुछ हाँ कुछ क्वेश्चन ऑफकोर्स 10-15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थोड़ी टफ डाले भी जाते हैं क्वेश्चन में, लेवल मेंटेन रखने के लिए, बट चीजें एट लास्ट आसान आती हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं रहती है। एलटी के लिए खास करके चीजें आसान रहने वाली हैं। बात है सिलेबस को कवर करने की, क्या इस सारे सिलेबस को एक अच्छे प्रॉपर तरीके से, अच्छे बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हर चीज कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, क्या उस तरह आपको ये चीजें तैयार है, या फिर आपको बीच बीच में चीजें तैयार है। अगर वो बीच बीच वाला मुद्दा है कि सर बीच बीच में ये तैयार है, ये नहीं तैयार है, ये तैयार है, नहीं, हर एक टॉपिक का एक मैनर है। सबसे पहले ये 3 टॉपिक करना है, चाहो तो कोऑर्डिनेशन वही खत्म कर लो। अब कोऑर्डिनेशन में भी इसने दिया होगा क्या करना है, देखो कोऑर्डिनेशन में इसने क्या क्या दिया, जरा बात करते हैं। 3D एलिमेंट्स। अब 3D एलिमेंट्स में क्या करोगे, इतना ही लिख दिया। तो जब 3D एलिमेंट्स इसने लिख दिया, तो स्कैडनियम से लेके जिंक तक हर प्रॉपर्टी का रेडियस कैसे, कहां से लेके कहां घट रहा है, कहां कांस्टेंट हो रहा है, कहां बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, क्या क्या इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है, क्या जेड इफेक्टिव है, एक मोटा मोटा आइडिया। ठीक है, तो रेडियस सारे मालूम होनी चाहिए, सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम होने चाहिए, कौन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो मालूम होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मालूम होने चाहिए, कौन कलर्ड होते हैं, उसमें कलर नहीं होता है वो मालूम होना चाहिए। इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा यार, इतना ही लिख दिया इनफ है। अब आप लड़ाई करोगे सर इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से सवाल आएगा, मुझे नहीं लगता आएगा एलटी में, वो लेक्चरर का सवाल हो गया, नहीं आएगा। तो आपको रुकना भी होगा। जैसे इसने बोल दिया कि लिगेंड्स सारे 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 लिगेंड्स, तो आपको सारे लिगेंड्स मालूम होने चाहिए, और वो सारे कौन से हैं जो एनसीईआरटी में खास करके मेंशन है। आप 4 एक्स्ट्रा कर लो वो ठीक है, एनसीईआरटी में जो जो मेंशन है ना, इन, ऑक्सिलेटो, एसीटेटो, ये सारे तो एटलीस्ट आने ही चाहिए। सब पे चार्ज कितना है पूछ देगा, इस लिगेंड पे चार्ज कितना है, एक कंपाउंड दे देगा, पूछ देगा कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सेंट्रल एटम का, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सेंट्रल एटम का, वर्नर थ्योरी क्यों लाई गई, वर्नर थ्योरी किस तरह के कॉम्प्लेक्स में बनाई गई है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, वर्नर कंपाउंड्स को लिखा कैसे जाता था, ये वर्नर के बात हो गया। ये इतना पढ़ना है। वीबीटी पढ़ना है, उसके बाद वीबीटी पढ़ना है बस। सीएफटी तो इसने चर्चा भी नहीं करनी है, तो सीएफटी नहीं पढ़ना है। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन मैंने पढ़ा है, आप जाके देखिए, विटामिन बी12 अभी नहीं पढ़ा है। वीबीटी में आपको क्या आएगा सवाल, मॉलिक्यूल दे देगा, एक मॉलिक्यूल दे देगा, उसका हाइड्रेशन पूछ लेगा, मॉलिक्यूल दे देगा, उसकी ज्योमेट्री पूछ लेगा, और वो मॉलिक्यूल्स बड़े पेट से होंगे। बड़े पेट से कौन से पेट, हेल्प लो एनसीईआरटी के, जितने एनसीईआरटी में दिए एटलीस्ट उतने तो आने ही चाहिए, एक्स्ट्रा पढ़ लो वो अलग बात है। तो एनसीईआरटी तो एक लेके ही रख लो यार, एलटी के लिए मैं खास करके बोल रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी सुझाव देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए। और ये वीडियो बस एक ऐसे ही था, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ बातें बीच बीच में मैं करता रहूँ। बाकी मेरी क्लासेस जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी। क्लासेस कई 1 हफ्तों से लगभग डिस्टर्ब रही हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे, वाईफाई का भी इश्यूज था, पता नहीं क्या हो गया था, चल ही नहीं रहा था, तो आके बनाया, अभी सही हो गया है सब कुछ। तो अभी क्लासेस आपको रेगुलर 2 महीने में मान के चल रहा हूँ कि ये 2 महीने की जंग आपके साथ मैं भी लड़ूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच। और अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, कुछ भी नई जानकारी मिल रही हो, या साथ में बने रहना हो, चैनल को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।